ओके सो आज है हमारा एडवांस वास्तु का डे 1 और आज से आप लोगों की एक नई जर्नी शुरू होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि आज से हम शुरुआत करेंगे कि वास्तु है क्या। राइट, चलिए। चेतना मैम, वेलकम। यस, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वास्तु की नई जर्नी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं वास्तु पुरुष के हिस्ट्री की। ये साइंस जैसे हम जानते हैं, इसे अपना शास्त्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में कितना पुराना है, कहाँ से आया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजें आज हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि वास्तु एक्चुअल में उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे कैसे वो आज हमारे नॉलेज में आ रहा है। और आप लोग शायद जानते होंगे कि इस वक्त अगर देखें तो आफ्टर कोरोना अकल्ट साइंसेस बहुत ही इंटरेस्ट में आई हैं और बहुत ही एग्जीक्यूट हो रही है। ओके। यस। पर हमारा ये जो वास्तुशास्त्र है, ये सिर्फ 2019 से शुरू हुआ नहीं, बल्कि बहुत ही पुराना है। तो हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से सीखने वाले हैं। यस। ब्रह्मा जी के मुख से वेदास की उत्पत्ति हुई यस। और इन्हीं वेदास से हमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिला है। राइट। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ब्रह्मा जी जो हैं, क्रिएटर जिसे कहा जाता है, इस सृष्टि के रचयिता, जिनके चार मुख हैं, और उन्हीं चारों मुख में से जो वाणी आई, ठीक है, जो ज्ञान उन्होंने दिया, वो एक एक वेद के आधारभूत बने। ठीक है। हमारे मुख्य जो चार वेद है वो है ऋग्वेद। लिखिए आप ये सभी लोग। सब लोग लिख रहे हो ना? अगर नहीं लिख रहे हो तो प्लीज लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। यस। ओके। चलिए। लिखा आप सभी लोगों ने? ओके। क्योंकि ये नींव है और ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, ब्रह्मा जी ने इन्हीं चारों वेद का निर्माण किया, चारों वेद में हमें ज्ञान प्रोवाइड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं वास्तु की लीनिएज की ओर, कि वास्तु आया कहाँ से। ठीक है। ब्रह्मा जी ने वेदों के स्वरूप में वास्तु का अलग अलग श्लोक में अलग अलग अर्थ निहित किया। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान जो है वो हमारे भगवान शिव के पास आया। ठीक है। शिव जी ने अपने शिष्य ऋषि पराशर को ये ज्ञान दिया। ऋषि पराशर ने अपने शिष्य ऋषि बृहदर्थ को ये ज्ञान दिया। अगर किसी को नाम समझ में ना आए तो एक बार मुझे पूछना, ठीक है, क्योंकि ये होगा कि ये पुराने नाम है, संस्कृत नाम है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान शिव जी को दिया, शिव जी ने इसे पराशर को दिया, ऋषि पराशर के शिष्य बृहदर्थ को उन्होंने प्रोवाइड किया। और ऋषि बृहदर्थ के शिष्य थे विश्वकर्मा जी, जिसे हम वास्तु विज्ञान के जनेता कहते हैं। ठीक है, जनक कहते हैं। लेकिन विश्वकर्मा से पहले भी ये ज्ञान उपलब्ध था। ओके। विश्वकर्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्रों को दिया। उनके पुत्र चार थे: जय, विजय, सिद्धांत और अपराजित। एक बार फिर से नाम रिपीट करती हूँ: जय, विजय, सिद्धांत और अपराजित। लिखिए आप विश्वकर्मा सभी लोग। विश्वकर्मा जी ने ये ज्ञान इन चारों लोगों को दिया, और उनके बाद ये गुरु शिष्य परंपरा में आया। ठीक है। उनके बाद ये ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में आया। तो ये वास्तु की पूरी लीनिएज है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दिया शिव जी को, शिव जी ने दिया ऋषि पराशर को, पराशर जी ने दिया बृहदर्थ को, बृहदर्थ ने दिया विश्वकर्मा जी को, और विश्वकर्मा ने अपने चार पुत्रों को दिया: जय, विजय, सिद्धांत एंड अपराजित। इनके बाद ये जो ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा में आया। ओके। विश्वकर्मा प्रकाश, जो विश्वकर्मा जी ने खुद अपने जो सीनियर थे
उनसे जो नॉलेज उन्होंने गेन किया, ठीक है, वो नॉलेज उन्होंने एक ग्रंथ में एकत्रित किया जिसे हम विश्वकर्मा प्रकाश के नाम से जानते हैं। और ये सारी डिटेल उसी बुक में से है। ओके। गुरु शिष्य परंपरा के बाद मुख्य 18 ऋषि थे। मुख्य 18 ऋषि थे जिन्होंने वेदों में कहाँ कहाँ पर ये ज्ञान किस श्लोक में दिया गया है, ठीक है, वहां से अपने शिष्यों को दिया और उनको एकत्रित किया। और इस काम में सबसे बड़ा योगदान है ऋषि पराशर का, ऋषि भृगु, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि का नाम सुना है आप लोगों ने? हमारे एक महाकाव्य में इनका बहुत ही उल्लेख है। किसी को याद है ये नाम सुना है, ऋषि वशिष्ठ? अयोध्या नगरी। किसी को पता है इसके बारे में? नहीं मैम, पांडव नहीं, पर ये रामायण काल में हुए थे। दशरथ के जो कुलगुरु थे, जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं, यस, राम जी के गुरु जी, ऋषि वशिष्ठ ने और ऋषि पराशर ने, इन लोगों ने मिलकर ये जो अलग अलग जगह पर जो ज्ञान है, ठीक है, उसे संकलित करने का कार्य किया। अथर्ववेद का संकलन करने का कार्य ऋषि पराशर ने अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन को दिया, जिसे हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऋषि पराशर ने ये जो पूरा ज्ञान था उसको एकत्रित करके उपवेद, जिसे अथर्ववेद कहते हैं, अथर्ववेद का जो उपवेद है स्थापत्य वेद, तो ये जो वास्तु का पूरा ज्ञान है उसका संकलन करने का कार्य किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था। ठीक है। अथर्ववेद में उन्होंने ये सारा संकलन किया और उसी से स्थापत्य वेद का निर्माण हुआ। ओके। और रामायण काल में जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने भी इस पर अपना पूरा योगदान दिया। और ये जो मैंने आपको नाम बताए, इसके बाद भी पूरे 18 ऋषि हैं, जिन्हें 18 व्यक्ति ऐसे हुए, जो कुछ ऋषि थे कुछ देवता थे, जिन्होंने वास्तु को, इस शास्त्र को आगे बढ़ाने की, इसके प्रचार करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ली थी। उनमें से ऋषि भृगु है, इंद्र है, ब्रह्मा जी है, कृष्ण जी। ठीक है। और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखवा सकती हूँ, नोट डाउन करोगे? 18 नेम है। लिख रहे हो क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा है। पिन है यस तो मैम। सिर्फ मैं और ईशा में भी दिख रहे हैं मुझे। सब लोग लिख रहे हैं ना? देखिए, ये कितने लोग हैं डिटेल जो आज लिख की रहे क्लास हैं? की वेबिनार की नहीं है यस, ना? क्योंकि ये बेस है। अगर आपको पता ही नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ ये सारी चीजें पाई गई, आप नहीं कर पाएंगे आगे, राइट? एक, कितने लोग हैं जो लिख रहे हैं? प्लीज अपने नोटबुक दिखाइए। भावना जी लिख रहे हैं, ध्वनि मैम लिख रहे हैं, ओके। पूनम जी मैम लिख रहे हैं, हेमलता मैम लिख रहे हैं। ओके, परफेक्ट। शुरुआत करते हैं कि हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ठीक है। सॉरी, सबसे पहला सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, थर्ड नंबर है द्वापर युग और फोर्थ है कलयुग। सतयुग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सतयुग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि सतयुग में जो व्यक्ति थे, जो भी सजीव थे, वो इतने कॉन्सियस थे, अपने हायर कॉन्सियस से अलाइन थे कि उन्हें किसी भी तरह की जो बाहरी व्यवस्था है वो डिगा नहीं सकती थी, क्योंकि सतयुग में हर कोई तप, मंत्र जाप और कहते हैं ना, अगाध तपस्या में लीन था। ठीक है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई त्रेता युग में। त्रेता युग में अंधकासुर और शिव जी का, दैत्य और देव के बीच का जो युद्ध था, ठीक है, वो युद्ध शिव जी और अंधकासुर दोनों अपनी अपनी साइड से लीडरशिप लेकर लड़ रहे थे। कई सालों तक ये युद्ध चला। और जैसे कि हमने वेबिनार में सीखा है कि शिव जी के पसीने की बूंद से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। ठीक है। ये जो भूत उत्पन्न हुआ, ये अपने विशालकाय शरीर की भूख मिटाने के लिए सब कुछ खाने लगा। क्योंकि उसको कुछ भी ज्ञात नहीं था, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई। ठीक है।
और युद्ध जैसे कहते हैं ना कि क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई, तो उसका जो मस्तिष्क है वो भी इतनी अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो तो नवजात शिशु की तरह ही था। तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो जो भी आए वो सिखाने लगा। देवता और दानव दोनों ही इस बात से डर गए। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में सिर्फ दो ही ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पर देवता और दानव दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ मिलके काम किया है। फर्स्ट वन इज समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का जो कार्य था वो भी देवता और दानव दोनों ने कोलाब्रेशन से किया था। और दूसरा कार्य जो था वो था त्रेता युग में वास्तु पुरुष को वश करना। ये कार्य भी देवता और दानव दोनों ने साथ मिलकर किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा से किया। और जैसे ही उसे वश किया गया, तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को उसके नाभि पर जब बैठे तो अपने मनस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि वास्तु पुरुष ने सीधा ही क्वेश्चन किया था कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पकड़ में आए। आप ही क्रिएटर हो, ठीक है, आप ही सृष्टि के रचयिता हो, किसी न किसी कारण से आप ही, आपकी मर्जी से ही तो मेरी रचना हुई होगी। और ब्रह्मा जी ने उसे अपने मनस पुत्र के रूप में स्वीकार करके उसे ये वरदान दिए कि आज से जिस स्थिति में तुम हो उसी स्थिति में तुम भूलोक के रक्षक की तरह कार्य करोगे। और उसे वास्तु पुरुष ऐसा नाम दिया। ठीक है। ये उल्लेख, ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूं, तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मत्स्य पुराण में से मिलेगी। ये कहानी आपको कहाँ से मिलेगी? मत्स्य पुराण में। हमारे मत्स्य पुराण में इस कहानी का उल्लेख है। फैमिली मेंबर, इट्स अ नींव ऑफ वास्तु शास्त्र। क्या आप लोग लिख पाए ये पूरी स्टोरी प्रॉपरली? नहीं लिख पाए? वापस से रिपीट करें? ठीक है। अगर अभी भी आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो फटाफट से ले लीजिए, हम फटाफट से बताते हैं, पर ये आपको जानना जरूरी है। शिव जी का किससे बरसों युद्ध हुआ? ओके, अंधकासुर। 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 मेरी स्पीड ज्यादा नहीं हो रही है ना? 18 ऋषि के नाम ना हम आप लोगों को पेड ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बन जाएगा उनमें हम शेयर कर देंगे। आपको एक एक डिटेल मिलती रहेगी उस ग्रुप में। ठीक है, कुछ ना कुछ एविडेंस हमारे मिलते रहेंगे हमारे पेड ग्रुप में। राज की रिकॉर्डिंग भी उसी ग्रुप में आपको मिलेगी। ओके। भावना कितने जी। लोग हैं जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं? स्लोली ओके, बताइए, स्लोली ठीक है। स्लोली। ठीक है, ओके, स्लोली। स्लोली जाते हैं। ठीक है, 18 नाम्स हम आपको प्रॉपरली मेंशन कर देंगे। 4 वेदास और उपवेदा के नाम भी उसी पेड ग्रुप में हम आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो डोंट टू वरी। ओके, चलिए। यस मैम। हाँ, शिव जी का युद्ध हुआ था अंधकासुर से। भावना जी का क्वेश्चन था ना? ओके। अंधकासुर। ठीक है। अरे, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, कल को क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप ये सारी बातें कर रहे हो, ये लिखा कहाँ पर है, तो उनको आधार भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो ये पूरी कहानी, हमारे 18 पुराण है उसमें से एक है मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और मत्स्य पुराण में ही अंधकासुर और शिव जी की कहानी मेंशन की गई है। ओके, चलिए, यहां तक हो गया ना? और शिव पुराण में भी अंधकासुर और शिव के युद्ध का वर्णन है। चलिए, और हमें कौन कौन सी एविडेंस, कौन कौन से बुक से मिलते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में लिखेंगे और सब लोगों को लिखना है। सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहला उल्लेख। मैम एक मिनट है, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। यस मैम। म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट। जी मैम। अंधकार से नहीं, अंधकासुर। 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 हम्म। अभी मैं आपको एविडेंस की बातें बता रही हूँ कि भाई हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई, हमें कैसे पता चला। ठीक है। तो अर्थ पर हमारे पास जहां तक के एविडेंस उपलब्ध है, सबसे पुरानी अगर कोई सिविलाइजेशन है, इंडिया की बात करूं या फिर जाम्बू द्वीप की बात करूं, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया कवर होता है। ओके, रशिया का भी बहुत सारा पार्ट जो है वो जम्बू द्वीप में कवर होता है।
तो यहाँ पर अगर सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है तो वो है सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु संस्कृति जिसे हम कहते हैं, हड़प्पन संस्कृति के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, उसके एविडेंस जो हमें मिले हैं वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बनाए गए हैं। उसके बाद जहां से हमारे पास लिखित सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था, गुरु अपना ज्ञान जो है वो शिष्य को बोलकर सुनाते थे, शिष्य उसे अपनी समझ के अनुसार अर्थ ग्रहण करता था और उन्हीं के आश्रम में रहकर ये सारा ज्ञान जो है वो अर्जित करता था। लेकिन वैदिक काल आया, ईस्वी सन से 1500 से 2000 पूर्व वैदिक काल की शुरुआत हुई, और तभी हमारे ऋषियों ने ये जो सारे ज्ञान के भंडार है उसको लिखित स्वरूप में एकत्रित करना शुरू किया। ओके, तो ऋग्वेद जो है उसका लिखित स्वरूप कितना पुराना माना जाता है, तो ईस्वी सन से पहले 1500 से 2000, ईस्वी सन से पहले 1500 से 2000, यानी कि ये कहें कि आज से 5 से 6000 पुराना ये ग्रंथ लिखित स्वरूप में उपलब्ध था। ऋग्वेद के अंदर 7वें और 8वें मंडल में, वहां पर चैप्टर जो है उसे मंडल कहते हैं, 7वें और 8वें मंडल में दिशाओं का उल्लेख किया है कि ऊपर यहाँ पर जो है उसी को हम नॉर्थ बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ से राइट जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसी को ईस्ट बोलेंगे, है ना। हम लोग नॉर्थ के बाजू में साउथ क्यों नहीं बोलते, उसको ईस्ट क्यों बोलते हैं, तो ये जो सारा वृतांत है ये ऋग्वेद में मेंशन किया है, वो आपको 7th और 8th मंडल में मिलेगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा वेद है वो है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में सामने से कोई चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं लिखी, लेकिन अथर्ववेद का एक उपवेद ही है, एक पार्टीशन है जिसका नाम है स्थापत्य वेद, जिसका नाम है स्थापत्य वेद, जिसके अंदर स्थापत्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर भूमि शोधन कैसे करेंगे, वहां पर जो पाया लगाते हैं वो कैसे करेंगे, किस तरह से दीवार को बनाते हैं, किस तरह से छत डालते हैं। पहले तो ये सीमेंट कंक्रीट की छत नहीं होती थी, तो कौन कौन से वृक्षों को छत के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीवार बनाने के लिए कौन कौन से वृक्षों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से, पहले तो सीमेंट ये सब नहीं होता था ना, तो कौन से वो कहते हैं लेपन की जरूरत पड़ेगी। ये सारा जो उल्लेख है, विवरण है, ये स्थापत्य वेद में बहुत ही डिटेलिंग से दिया गया है। इसके बाद दूसरी से तीसरी शताब्दी, दूसरी से तीसरी शताब्दी में विश्वकर्मा प्रकाश लिखा गया है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, जिसे हम वास्तु कंसल्टेंट अपनी गीता कहते हैं, और सबके पास अगर आप प्रोफेशनली इसे अपना रहे हो तो ये हमारी पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम सारी रेमेडीज भी करते हैं और अपने जो भी प्रश्न है उसका निराकरण ढूंढते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश जो है उसके अंदर कुल 13 चैप्टर दिए गए हैं, 13 चैप्टर है विश्वकर्मा प्रकाश में, और 1400 श्लोक, 1400 श्लोकास उसके अंदर मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर क्या बताया है कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, 5 एलिमेंट्स क्या है, दिशाएं क्या है। ठीक है, 16 डायरेक्शन जिसे हम अभी NNW, WNW, SSW ऐसा नाम दे रहे हैं, पहले विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसे सीधे नाम नहीं दिए, लेकिन हर दिशाओं के एट्रीब्यूट्स विश्वकर्मा प्रकाश में दिए गए हैं। वास्तु के जो मुख्य आधार हैं, जो मुख्य नियम हैं, वो सारे ही विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन किए हैं। डन, इतना हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, सबके बारे में हमें लिखना है और समझना है। समझ में आए यहाँ तक? सभी लोग लिख पाए? यस, यस। डिटेल वास्तु इसे कहते हैं। यस, गॉट इट? और हाँ, कोई बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर हो या ना हो, पर ये तो जरूरी है। इस है ना? पता है इसका ये नींव है, क्योंकि
अभी हम लोग आपको सिखा देंगे, आप लोग सीख लोगे, लेकिन जब वर्किंग पे जाओगे साल 2 साल के बाद, हर कंसल्टेंट को ये होता है कि मैं कोई नई रेमेडी बनाऊं, कुछ नया लाऊं। ठीक है, वो नया हम कहाँ से लाएंगे? रिसर्च करने से सारी रेमेडीज आती है। देखिए हमारे शास्त्रों में वास्तु के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वहां कहीं पर भी सीधी रेमेडी नहीं लिखी हुई कि आपको वेस्ट में ये चीज करनी है, इससे आपकी बरकत बढ़ जाएगी। ठीक है, डिकोड करनी पड़ेगी। डिकोड करनी पड़ती है, डिकोड करनी पड़ती है, और अगर वो हम तभी पॉसिबल कर होगा, पाएंगे। मैम यस। पॉसिबल होगा तो हम एक काम भी कर सकते हैं ना, कि कुछ कुछ जो हमारे एविडेंस है, कुछ संस्कृत जो श्लोक है वो भी हम ग्रुप में शेयर करना शुरू करेंगे। इवन मैंने आज का ही ये जो सारी स्टोरी आपको सब कुछ बता देती हूँ, उसके बाद ही विश्वकर्मा की बुक में से मैंने पिक्चर लिया था, मैं आपसे शेयर करूंगी। यस, वो और हम पेड कोशिश ग्रुप में भी करेंगे शेयर करेंगे। कि पीडीएफ फॉर्मेट बना रहे हैं। अगर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ी बुक है तो यस। अगर हो गया तो पेड वर्जन में हम लोग उसे भी प्रोवाइड करें। करेक्ट। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ और समझती हूँ, हर वास्तु कंसल्ट को एक बार विश्वकर्मा प्रकाश पढ़नी चाहिए और उसके पास होनी ही चाहिए। एक मिनट है मैम। यस। ओके, जी। चलिए। विश्वकर्मा प्रकाश की हमने बात की, उसके बाद मय मतम। जिस तरह विश्वकर्मा जी को देवताओं का आर्किटेक्चर कहा जाता है ना, उसी तरह ऋषि मय को दैत्यों का आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऋग्वेद में ये उल्लेख है कि ऋषि मय ने दैत्यों के जितने भी निवास स्थान थे पाताल लोक में, उनका निर्माण किया था। ओके, मय मतम जो है वो 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी में लिखित स्वरूप में हमारे पास उपलब्ध है। मैं मतम में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द्रविड़ शैली, अगर आप लोगों को शैली पता हो, बांधकाम की या कंस्ट्रक्शन की जितनी भी शैलीज है, नागर शैली है, गंधार शैली है, फिर द्रविड़ शैली है, फिर इंडो इंग्लैंड और इंडोनेशिया, जो हमारे चर्च बनते हैं ना, सॉरी इंडोनेशिया क्या, इंग्लैंड, हमारे जितने भी चर्च बनते हैं वो शैली है। फिर अरबी शैली है, जिससे सारे मुस्लिम जो भी स्थापत्य बने हैं, ठीक है, फिर जो बौद्ध स्थापत्य बने हैं, ये सारी शैलीज जो हैं, इन सबके अलग अलग पुस्तक में उल्लेख दिए गए हैं। तो मैं मतम में द्रविड़ शैली का उल्लेख है। द्रविड़ शैली से किस तरह से मंदिर बनेंगे, किस तरह से महल बनेंगे, ठीक है, गोपुरम, साउथ के मंदिर आप लोगों ने देखे होंगे, देखे हैं सब लोगों ने, पिक्चर में गए नहीं होंगे तो पिक्चर देखा होगा, है ना? साउथ के मंदिर में एंटर करते हैं, उसके पहले जो गेट होता है, ठीक है, 6 से 7 मंजिले का गेट होता है, इस तरह से क्रॉस में जाता है ना? तो इसे गोपुरम कहते हैं। ये जो गोपुरम है, वो बनाने की शुरुआत जहां से हुई, ठीक है, मैं जी ने इसकी शुरुआत की थी। और किस तरह से इसे बनाते हैं, इसका मेजरमेंट क्या होता है, मुख्य गर्भगृह से कितनी दूरी पर बनता है, सेम एज अगर गृह में बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, ठीक है, तो वो घर का जो मुख्य कंस्ट्रक्शन है उससे कितनी दूरी पर गोपुरम होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी डिटेलिंग मैं मतलब में दी गई है। और हमारे साउथ इंडियन के जितने भी कंस्ट्रक्शन है, पुराने कंस्ट्रक्शन, वो सारे द्रविड़ शैली के हैं। ओके, सेम एज नॉर्थ इंडियन के जितने भी कंस्ट्रक्शन है, वो जितने पुराने हैं वो सारे नागर शैली के हैं। जो भी मंदिर आप देखोगे, ठीक है, टेम्पल में अगर एक ही मूर्त है तो उसे एकायतन मंदिर कहते हैं, अगर दो मूर्त है तो उसे पंचायतन, सॉरी, द्वेतायतन मंदिर कहते हैं। और जिस भी मंदिर में 5 मूर्त है, देखिए 3 मूर्त आपको हर जगह देखने को मिलेगी, त्रेतायतन शैली हर जगह को मिलेगी आपको, कि एक मुख्य मूर्त है, एक एक तरफ गणेश जी है और एक तरफ हनुमान जी है, ठीक है, ये त्रेतायतन शैली है। और पंचायतन शैली, जहां पर आपको एक मुख्य मंदिर मिलेगा, मुख्य गर्भगृह में मुख्य विग्रह होगा और उसके आसपास दो दो विग्रह होंगे। तो ये सारी डिटेलिंग जो है, इस मंदिरों का जो निर्माण कार्य होता है, उसे नागर शैली कहते हैं, इसे कहते हैं
नागर शैली। और ये जो नागर शैली है, इसका उल्लेख सम्रांगण सूत्रधार में दिया गया है। बुक का नाम लिखिए, सम्रांगण सूत्रधार, जिसके ये जो अंदर आपको दिख रही है ना। नागर शैली का उल्लेख है। यस मैम। यहाँ पर देखिए, आपको बुक दिख रही है, ये सम्रांगण सूत्रधार वाली, मंदिर बना हुआ है। ओके। और इसी के अंदर यंत्र विज्ञान की डिटेलिंग दी गई है। सम्रांगण सूत्रधार के अंदर ही यंत्र विज्ञान की डिटेलिंग दी गई है। आप लोगों ने ये सुना होगा, वैदिक वास्तु एंड मॉडर्न वास्तु एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, और कैसे अलग नहीं है वो हम धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे। लेकिन आज की जितनी भी मॉडर्न रेमेडीज हैं, उसमें से 80% मॉडर्न रेमेडीज सम्रांगण सूत्रधार में से डिकोड की हुई है। अगर किसी को ये लगे कि मुझे भी आगे रेमेडी जनरेट करनी है एज पर मॉडर्न वास्तु, ठीक है, तो वो लोग सम्रांगण सूत्रधार का अध्ययन अवश्य कीजिएगा। सम्रांगण सूत्रधार में गिनती के कोई श्लोक नहीं है, लेकिन एक एक टॉपिक है। ओके। एक टॉपिक है, उसके अंदर शायद 8 श्लोक हो, किसी में 11 है, किसी में 12 है। इस तरह से एक एक टॉपिक वाइज उसके अंदर श्लोक लिखे हुए हैं। और ऐसे उसके अंदर 83 अध्याय है। एक जो टॉपिक है ना, उसको अध्याय बोलते हैं, और ऐसे 83 अध्याय हैं। ध्यान तक लिखा। उसके बाद राजा भोज का नाम सबने सुना होगा, है ना। सबने सुना है ना राजा भोज का नाम, धारा नगरी के राजा थे। उनके वक्त पर जो फोर्ट का निर्माण हुआ, जो किले और राजमहल का निर्माण हुआ, राजा भोज, ठीक है, धारा नगरी जिसे हम उज्जैन भी डिकोड करते हैं बाद में। ओके। जैसे जैसे संस्कृतियां बदलती गई, वैसे वैसे एक ही नगरी, क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो धारा नगरी थी, वही बाद में एज उज्जैन प्रख्यात होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा भोज थे, उन्होंने जो संकलन करवाया, उस पुस्तक का नाम है मानसार। राजा भोज ने लिखा नहीं है खुद से, लेकिन संकलित करवाया है अपने राज्य के राज पुरोहितों से। ठीक है। उसका नाम है मानसार। मानसार के अंदर, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, 64/8/8 का ग्रिड बनता है, 9/9 का ग्रिड बनता है। ठीक है। ये जो परफेक्ट ग्रिड है, इसकी डिटेलिंग मानसार में दी गई है। ओके। और जो कहते हैं ना, नाप जिसे कहते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट सिस्टम जो पूरा है अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सारी डिटेल जो है वो मानसार में दी गई है। हो गया यहां तक लिख के। फैमिली मेंबर्स नोट डाउन किया सभी लोगों ने। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ऋग्वेद, इसके बाद अथर्ववेद। हम लोग यहाँ पर वही सारी डिटेलिंग ले रहे हैं जो वास्तु से कनेक्टेड है। हमारे मुख्य वेद तो 4 हैं, लेकिन बाकी के 2 वेद हैं, वो किसी भी तरह से वास्तु से कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा ऋग्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। मत्स्य पुराण के बारे में हमने लिखा। विश्वकर्मा जी के पुस्तक के बारे में हमने लिखा। मयमतम के बारे में हमने लिखा। उसके बाद आया है सम्रांगण सूत्रधार, और उसके बाद आया है मानसार। ठीक है। ये जो सारे पुस्तक हैं, इसके अंदर वास्तु के सारे रूल्स डिकोड किए। ठीक है। लिखा हुआ डिकोड हम हमें करना है। ठीक है। इन सारी पुस्तक में क्या है, वास्तु के सारे रूल्स। लेकिन वास्तु पुरुष एज अ देवता, वास्तु पुरुष एक देव है, ऐसा कहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। इसके भी मैं आपको नाम लिखवाना चाहूंगी, लिख लीजिएगा। सबसे पहला तो वास्तु पुरुष का जो उल्लेख है वो विश्वकर्मा प्रकाश में ही मिलता है। इसके बाद हमारे एक बहुत ही प्रख्यात मैथमेटिशियन हो गए, जिनका नाम है वराह मिहिर, जिनका नाम है वराह मिहिर। उन्होंने अपनी पुस्तक
बृहद संहिता, जिसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा वो जो सारी डिटेलिंग है ना, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, वो पूरा जो कंसेप्ट है वो ऋषि वराह मिहिर के द्वारा आलेखित किया गया है। उनकी पुस्तक है बृहद संहिता। उसके अंदर भी जब कंस्ट्रक्शन कैसे किस मेजरमेंट पे बनाते हैं, वहां पर उन्होंने वास्तु पुरुष का उल्लेख किया है। उन्होंने वहां पर वास्तु नर ऐसा शब्द प्रयोग किया है। तो बृहद संहिता में आपको वो शब्द मिलेगा, वास्तु नर। ओके। ये भी अगर और आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वास्तु पुरुष ही क्यों, स्त्री क्यों नहीं, जो उत्पन्न हुए वो वास्तु पुरुष ही क्यों हुए, स्त्री क्यों नहीं, ये आज तक किसी को कोई सवाल हुआ क्या? नहीं हुआ होगा, है ना? तो ये एविडेंस है। रेमेडीज के पीछे हर कोई भागता है, पर अगर आपको वो अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए कि रेमेडीज बनती कैसे है तो। यस, देखिए, अगर आप वास्तु को प्रोफेशनली लेना चाहेंगे तो सबको ये कहते हैं ना कि फ्री की एडवाइस दूंगी कि जो चल रहा है मार्केट में वो तो हम सीखेंगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या सीखना है जब हम इसे प्रोफेशनली लेते हैं, तो हमें ये सीखना होता है कि भाई हमारे पास जो कोई आया है वो अपनी तकलीफ लेकर आया है। जो खुशहाल जीवन में होगा वो हमारे पास नहीं आएगा, तो हमें किसी भी तरह से उसकी हेल्प करनी है। और हम हेल्प कैसे कर पाएंगे? जरूरी नहीं कि एक ही टैबलेट है उससे सबका बुखार उतर जाए। बुखार के भी तो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना। ओके। तो अभी तो जो चल रहा है वो सारी चीजें हम सीखेंगे, उसी से काम करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम इसे प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो हमें डीप डाउन जाना पड़ता है। तो ये जो सारे मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, सबको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तु को प्रोफेशन में यूज करते हो और एज अ रिसर्च अपनाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत काम आएगी। कितने लोग हैं जो रिसर्च के तौर पर अपनाना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन बिल्ड करना चाहते हैं? हैंड रेज करिए। ध्वनि मैम। और बाकी के लोग स्टैच्यू है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, या सही फिर बात है। मैम आप पढ़ा लीजिए वही काफी है? प्लीज कैमरा ऑन करके बताइए। यस, देखो ये बात हुई ना, हेमलता मैम है, सिद्धार्थ जी है। ओके। यस, भगवान सर है। परफेक्ट परफेक्ट। विमला मैम है। परफेक्ट, चलो ये हुई ना बात। यस। यस। डिकोड करने का मजा ही कुछ और होता है। आप हमारे जो संस्कृति, हमारे जो एविडेंस है, वहां से आपको रेमेडीज मिल सकती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, ये जो मैंने आपको बात बताई, इसे हम, अगर आप कहीं और जाओगे तो सीखोगे वैदिक वास्तु कहते हैं। सॉरी, वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु ऐसे नाम है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं है। एक दूसरे से अलग नहीं है। मॉडर्न वास्तु किसे कहते हैं? तो मॉडर्न वास्तु में हम अभी की जो साइंसेस है उसका यूज कर, ठीक है। तो क्या पहले अर्थ अलग थी और अब अलग है, ऐसा है? या पहले इंसान अलग थे, अब अलग है? हाँ, हमारी जीवन शैली बदली पहले के माध्यम से, और अभी के अगर हम वक्त को देखें तो हमारी जीवन शैली बदली है, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं बदली। सॉरी। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? कैमरा ऑन करेंगे तभी हम क्वेश्चन ले पाएंगे। सॉरी। अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो प्लीज कैमरा ऑन करिएगा। ओके। सिद्धार्थ जी, यस बताइए। ओके, नो इशू मैम, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जो हमें हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ग्रथित करके दी हुई है, ठीक है, उसमें से अगर हम कुछ निकालते हैं तो उसे वैदिक वास्तु कहते हैं। और मॉडर्न वास्तु क्या है? तो वो एनर्जी साइंस पे वर्क करती है। कौन सी एनर्जी? तो मॉडर्न वास्तु के अंदर लैंड एनर्जी का यूज होता है। तो लैंड एनर्जी पहले भी थी, ठीक है, शास्त्रों में उसे अलग रूप से अ, वर्णन किया गया था। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, पहले के जो कच्चे घर थे, ठीक है, क्वेश्चन कर रही हूं आप लोगों को,
अगर आप लोगों के, आपके पूर्वजों के जो घर हैं वहां पर नीचे टाइल्स नहीं लगी हुई होती थी, कच्चे घरों में, तो वहां पर ज्यादातर कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता था, कौन बताएगा? लेपन, अगर देखा हो किसी ने, कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता था लेपन करने के लिए? देखे किसी को ऐसे पता घर? है? मिट्टी। मिट्टी, और क्या हर तरह गोबर की है। मिट्टी चल जाती थी? गेरू। गेरू, वेरी गुड। गोबर, क्या हर तरह की मिट्टी वहां पर चल जाती थी? किसी किसी ने तो खुद से किया भी होगा, अगर अपने, वो कहते हैं ना कि जो पूर्वज हैं उनके मंदिरों में भी आजकल ये प्रथा है, काफी सारे कास्ट में ऐसे रिचुअल है कि हमारे जो एंसेस्टर है वहां पर जाकर ये करना पड़ता है लेपन, और यस, येलो मिट्टी। नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर गोबर का इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक गाय का गोबर। और आज भी अगर हम अपने घर में किसी भी तरह का हवन करवाते हैं, ठीक है, तो हवन कुंड जो बनता है ना उसके नीचे गोबर करते हैं। ये तो सबको पता होगा, पता है? हवन करवाया, किसी हवन में बैठे हो कभी, देखा है? यस, अभी चैत्र महीने में बहुत सारी जगहों पर यस, होते हैं ना। ठीक है, गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। और साथ जो गेहूं के फसल होती थी उसका जो बुरा निकलता है गेहूं के फसल का, ग्रास जो होती है, यस, सूख जाती है और उसका एकदम से बारीक चूरा करके उस गोबर में डालते थे। और जिसे हम मिट्टी, एकदम येलो कलर की मिट्टी आती थी, और आजकल जो कहते हैं ना मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी नहीं लेकिन उसी शेड की मिट्टी आती थी, ये चीजें मिलाकर लेपन किया जाता था। पता है इससे क्या होता था? इससे हमारी लैंड एनर्जी बैलेंस होती थी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हाँ जी, वो जो चिकट मिट्टी आती है ना एकदम, कि अगर गीली हो उसके बाद जल्दी से टूटती नहीं, इस तरह की, उसे हम्म। 2-3 दिन भिगो के रखना पड़ता है। यस, और उससे ठंडक भी बहुत रहती थी। तो ये हमारे शास्त्रों की रेमेडी है, ओके। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलो जीवन मैम, शैली जैसे मैंने बहुत बताया। सारी चीजें लिखी, एक काम करते हैं, एक फैमिली मेंबर्स को अगर बात निकली है तो एक रेमेडीज भी शेयर करते हैं, यस यस। है ना। हाँ सो जी। फैमिली मेंबर्स देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, टोक लग चुकी है, घर हाँ, में कोई फंक्शन रखा है, या फिर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, आ चुके हैं, या फिर आकर चले गए हैं, टोक लग गई है, नजर लग गई है, आपके कोई काम नहीं बन रहे, तो एटलीस्ट 21 डेज कंटिन्यू गौमूत्र और गोबर पिंच ऑफ आपके घर के पोछे में डालकर देखिए। जितनी नेगेटिविटी होगी, जितनी काली नजर होगी, जितनी खराब नजर होगी ना, ना जाए ना तो कहना। राइट। यस। और ये रेमेडीज आपको हमारे शास्त्रों में ही मिलेगी। ठीक है। और हम लोग कोई भी शुभ कार्य से पहले गौमूत्र का छिड़काव करते हैं ना, अपने घर में छींटा डालते हैं। अगर पंडित जी को वो बुलाते हैं तो वो भी आसोपालव के पान से पूरे घर में छींटे डालते हैं। करेक्ट। पता है समझ इसका में आया। रीजन? देखिए, यहाँ पर हमें क्या सीखना है, रेमेडी को डिकोड करना सीखना है। ओके। फैमिली मेंबर्स यहाँ तक एंजॉय किया? आज तक नहीं देखा होगा कि वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष है या स्त्री, उसका वर्णन भी कोई क्लास में सिखाया गया होगा? सिखाते हैं कहीं पे? नहीं लगा। मजा आया फर्स्ट डे? एंजॉय द सेशन? यस, जोर से बोल दीजिए, यस और नो। Yes, Yes, ma'am. यस, यस, yes, यस, Yes. यस। ओके। थैंक यू चेतना मैम, थैंक यू। इतना डिटेलिंग से कहीं कोई नहीं सिखा पाएगा जितना आपने सिखाया, थैंक यू वेरी मच मैम। और हम लोग इससे भी ज्यादा डिटेलिंग में, बहुत ही डिटेलिंग में सीखेंगे। अगर मैं आपको बताऊंगी ना कि यहाँ पर ये स्ट्रिप डलती है तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, और वहीं पर क्यों इस मेटल की स्ट्रिप डलती है, क्योंकि जब तक हम उसका लॉजिक और उसका साइंस नहीं समझेंगे ना, तब तक हम रेमेडी अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पाते। ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो क्या होता है कि हम लोग आपको कोई लिस्ट दे देंगे, ठीक है,
कि नॉर्थ में ये रेमेडी करनी चाहिए, ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो ये रेमेडी कर दो, वेस्ट में है तो ये कर दो, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या आते हैं, क्लाइंट को क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। और जरूरी नहीं कि कोई एक पॉजिटिव टॉयलेट हर लोग को सेम इम्पैक्ट देता हो। यस। और सीधा कई बार क्लाइंट तो पूछ के, स्ट्रिप गलत तरीके से डालने से आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, या फिर जैसे कि साइंस में है ना कि भी एक बंदे की रिपोर्ट सब पे अप्लाई नहीं हो सकती। अगर मेरी ब्लड रिपोर्ट मैंने निकाली है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ही इलाज होगा, वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, उनके पास दवाइयां जो है वो टेस्ट करते हैं ना कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है तो इस दवाई से इसको ठीक हो जाएगा। और वो भी जो कहते हैं कि एमडी एमएस लेवल के डॉक्टर होते हैं वो ऐसा करते हैं। इन जनरल जो कॉमन ऐसे ही अपना क्या क्लिनिक पे कहते हैं ना बैठे कि होते हैं। छोटा सा क्लिनिक खोल कर बैठे, वो तो उनके पास एक कॉमन दवाइयां रहती हैं। पिपरमिट वाली। यस। ठीक है। सो कहीं पर भी किसी भी तरीके की स्ट्रिप लगाने से वास्तु ठीक नहीं होते, उसके प्रॉपर रिचुअल होते हैं पहले भी, बाद में भी। राइट। और अगर आपने वो जोन को कट किया है तो उससे एक्सटेंड कैसे करना होता है वो भी सीखना पड़ता है। सो प्लीज गलत तरीके से कभी भी वास्तु मत करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस। चलिए, अब हम समझेंगे साइंसेस, मॉडर्न साइंसेस, ताकि आप लोगों को पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वैदिक वास्तु मॉडर्न वास्तु दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। बट तब की साइंस और अब की साइंस के नेम्स अलग हैं, तब अलग रीत से सीख रहे थे। और अब हमारे पास ऐसे सारे कहते हैं ना इक्विपमेंट्स हैं कि हम लोग स्पेस के बाहर का भी देख सकते हैं। सन से अर्थ की जो कहते हैं अंतर है, वो अभी हम लोग नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष ऐसा उसका एकम बोलते हैं। इंग्लिश में मुझे नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है। पर ये अंतर जो है वो ऑलरेडी हमारे हनुमान चालीसा में मेंशन किया हुआ है। ओके। चलिए, बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक एनर्जी के बारे में। तो वास्तु दो तरह की एनर्जी पर वर्क करता है। फर्स्ट सारी चीजें वन, आपको लिखनी पड़ेगी, फैमिली मेंबर्स प्लीज लिखिए। क्योंकि जितना लिखोगे ना, देखो सुन रहे हो लिख रहे हो, एक बार रिकॉर्डिंग को रिवाइज करना और एक बार अपनी खुद की लिखी हुई नोट को पढ़ना, एक बार अपनी खुद की लिखी हुई नोट को पढ़ना, तो इससे क्या होगा कि आप उसे आत्मसात करोगे। और अगर कोई चीज रह जाती है तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यहाँ तक हमने वास्तु पुरुष की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट की है। यस। और अगर किसी को, जैसे कि बताया, एज अ रिसर्च आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट जागता है आगे, तो ये सारी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। चलिए, अब हम सीखते हैं एनर्जीज। वास्तु दो तरह की एनर्जी पे वर्क करता है। एक है लैंड एनर्जी, जो पृथ्वी पर है, क्योंकि हम सब कहाँ पर अटैच्ड हैं, लैंड पे। ओके। तो जो अर्थ की एनर्जी है वो हम पर इम्पैक्ट डालती है। और दूसरी है कॉस्मिक एनर्जी, दूसरी है कॉस्मिक एनर्जी जो बाहर से आती है, अवकाश या स्पेस से जो कोई भी एनर्जी रेज अर्थ के अंदर आते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि वो आपको समझना थोड़ा आसान होगा। उसके बाद हम लैंड एनर्जी से, इसके आपको अलग अलग पार्टीशन और नाम सुनने को मिलेंगे। हाँ, लैंड एनर्जी को कहीं कहीं टैलरिक एनर्जी भी बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये वर्ड सुना है किसी ने? यस, कई बार सुना आजकल होगा ना। बहुत ही हाइप पर चल रहा है। सुना है जियोपैथिक स्ट्रेस? उसकी रॉड्स भी मिलती हैं। यस। यस। ओके। तो ये जो है ना जियोपैथिक स्ट्रेस, ये लैंड एनर्जी का पार्ट है। ओके। फिर सोलार एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट। और एक होती है हमारी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड।
एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने इन कॉमन दिशाओं के नाम सुने होंगे कि 10 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 8 दिशाएं, और दूसरी जो है 9वीं और 10वीं, आकाश और पाताल, है ना। तो जो पाताल लोक से जो एनर्जी आती है, मतलब जिसे हम धरती से कनेक्टेड है, उसे लैंड एनर्जी कहते हैं। और जो स्पेस से आती है उसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये दोनों यस एनर्जी मैम। का डिफरेंस, ठीक है। अभी उसके अंदर पार्टीशन आते होंगे, बहुत सारे आते हैं कि भाई अगर हमें कॉस्मिक एनर्जी सीखनी है, कॉस्मिक एनर्जी, तो उसके दो पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सोलार एनर्जी एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक एनर्जी। ओके। और आज के वक्त में बहुत सारे कॉस्मिक रेज आते हैं। अगर मान लो कि हमारे घर के कोने में कहीं भी, हमारे घर के कोने में कहीं भी वो टावर खड़ा हो गया, या फिर हैवी इलेक्ट्रिक वायर निकलते हैं, उसका जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक वायर जो निकलते हैं, उसका पिलर आता है, ठीक है। तो वहां से भी रेज आते हैं ना। और आजकल कई कई जगह पर ये देखा है कि भाई लोग अपने अगर बहुत बड़ा प्लॉट है तो वहां पर भी मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगवा देते हैं, उसका रेंट मिलता है अच्छी तरीके से। इसलिए अपने खेतों में भी इस तरह के टावर फॉर रेंट दे देते हैं, लेकिन उसमें से भी कॉस्मिक रेज निकलते हैं। और ये सारी एनर्जी जो हमें इफेक्ट करती है, इसे हम एज अ कॉस्मिक एनर्जी काउंट करते हैं। हाँ हाँ, जो हाई हाई टेंशन टेंशन लाइन। लाइन निकलती है, यस। नहीं, उसे कॉस्मिक एनर्जी कहेंगे भावना में। हाई टेंशन जो लाइन निकलती है, या मोबाइल के टावर हैं, ओके, ये सारी जो एनर्जीज हैं, इसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहेंगे। देखिए, कॉस्मो मतलब जो अर्थ के बाहर है, जो रेज हैं, ठीक है, तरंगे जिसे कहते हैं। ओके, जितने भी रेज हैं अर्थ के बाहर से आते हैं या अर्थ में ही जनरेट होते हैं, लेकिन वातावरण में जनरेट होते हैं। जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए, वो है एयर। वातावरण से जो जनरेट होते हैं उसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ओके। और जो लैंड से आती है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर हैं। अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर हैं। हम लोग जहां पर अभी रह रहे हैं, अर्थ का जो अपर लेयर है वो तो बहुत ही पतला है। ओके। और अभी भी अर्थ के अंदर प्रवाही है, लावा है, जिसके ऊपर ये जो मिट्टी के लेयर हैं, जो हार्ड लेयर है, वो तैर रहे हैं। किसी ने ये सुना है कि आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? ये सुना है आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि हिमालयन जो प्लेट है, हमारी इंडियन प्लेट है, वो आज भी खिसक रही है टुवर्ड्स चाइना प्लेट। ओके। तो इसे हम लैंड एनर्जी कहते हैं। इसे हम कहते हैं लैंड एनर्जी। ये मॉडर्न वास्तु होगी, ठीक है। यही सारी डिटेलिंग हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन अलग भाषा में, अलग शब्दों में, अलग एग्जाम्पल के साथ लिखी हुई है। समझे? तो आज के बाद हमारे पास, हमारी इस क्लास में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु ऐसा कोई डिफर नहीं करेंगे। वास्तुशास्त्र मतलब वास्तुशास्त्र। समझ में आया फैमिली मेंबर्स? कल से जो हम पढ़ेंगे ना वो जोनल डिटेलिंग पढ़ेंगे, मतलब कि कल यस। की क्लास में आपको 4 डायरेक्शन की डिटेलिंग बताएंगे, कैसे इसे डिकोड करते हैं। अगर आप कोई भी रैंडम जगह पर है, उसे कैसे डिकोड करते हैं, यहाँ की डिटेल हम देखने वाले हैं। ठीक है। और क्लास फिनिश होने से पहले एक छोटी सी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके लिए सभी लोगों को प्लीज 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन चाहिए। कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, हमें ही नहीं समझ में आता, ऐसे अंधेरे में पढ़ाने में मजा ही नहीं आ रहा, सभी लोग मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं।
तो अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि हम भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों से जुड़ सके। देखो, जितने भी लोग कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, उनकी स्टडी का लेवल कुछ और ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हमारे सामने प्रेजेंट है और वो कनेक्टिविटी बन रहती है। ठीक है, चलिए। सो फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती कि मैम नेक्स्ट मंथ से हमारा वेकेशन टाइम शुरू हो जाता है और अभी हम लोग पूरा एडवांस नहीं सीख पाएंगे, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला जहां पर हम आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस और एडवांस टू प्रोफेशनल दो मॉड्यूल लेकर आए। कैसे, चलिए समझाती हूँ। जहां पर बेसिक टू एडवांस, जहां पे मॉड्यूल 1 में क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी, वास्तु फंडामेंटल्स। जहां पे 5 एलिमेंट्स, डायरेक्शन, एनर्जी, जैसे कि अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से मैम ने आपको समझाया कि कैसे, सॉरी, कैसे हम कॉस्मिक एनर्जी और अर्थ की एनर्जी को डिकोड कर सकते हैं, कैसे उससे एडवांस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ग्रिडिंग कैसे होती है प्रॉपर्टी की। एडवांस डायरेक्शन डेप्थ में सीखेंगे, जहां पे 16 जोन की डायरेक्शन, माइक्रो जोनिंग, जैसे कि अभी मैम ने ही आपको हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में समझाई, वैसे ही माइक्रो जोनिंग हम सीखेंगे। जोन को एक्टिवेशन कैसे करना है, डीएक्टिवेशन टेक्निक क्या रहेगी। एनर्जी को इम्बैलेंस्ड अगर है तो उसे डायग्नोज कैसे करना है, 32 एंट्रेंस कैसे हमें देखनी है, राइट। प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे कि शेरमुखी है, गौमुखी है, रोड का हिटिंग क्या है, विचिडोस किसे हम कहते हैं, डिटेलिंग एनालिसिस रहेगी। शेप एंड प्लॉट रहे, मतलब कि कोई भी जगह का शेप कैसा होना चाहिए, राइट। स्लोप, सराउंडिंग एनर्जी को हम स्टडी करेंगे। अगर आपने कोई फ्लैट लिया तो उसके आसपास का एरिया कैसा है, वहां पे स्लोप कैसा है, वहां पे खड्डा किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में आपका जियोपैथिक स्ट्रेस आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। रेसिडेंशियल वास्तु कंप्लीटली इसी का पार्ट होगा, जहां पे आपको प्लॉट, अपार्टमेंट, फ्लैट सिस्टम, पुराने घर, मॉडर्न तरीके के घर, कहते हैं ना कि जो गांव के घर, सारी चीजें इसी में आपकी आ जाएगी। सभी चीजों का एक तरीके से वास्तु नहीं होगा, समझिए। फ्लैट का वास्तु डिफरेंट तरीके से होगा, प्लॉट का वास्तु डिफरेंट तरीके से होगा। अगर कोई एक ही तरीके से करता है तो बहुत गलत है, क्योंकि जब हम प्लॉट देखते हैं तो उसकी दो एंट्रेंस होती है, एक तो कार पार्किंग की एंट्रेंस मिलती है और सेकंड होती है कि जो चौखट जहाँ पे आप डेली पूजा करते हैं, राइट। तो वो दोनों अलग होगी, एक जैसी ग्रिडिंग सब पे नहीं जाती, राइट। फ्लैट और इंडिपेंडेंस हाउस की ग्रिडिंग, मतलब कि रेंटेड हाउस है आपका खुद का है, वो देखेंगे। किचन, बेडरूम, टॉयलेट की डिप डायरेक्शन सीखेंगे, एंट्रेंस डिफेक्ट करेक्शन सीखेंगे। स्टेयरकेस कट एक्सटेंशन को हम सीखेंगे, रेंटल हाउस वास्तु के सॉल्यूशंस हम देखेंगे, राइट। कंपास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। गूगल अर्थ प्रो हम कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। बार चार्ट, डिजिटली फॉर्मूला सीखेंगे। फिर ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बोनस रहेगा, न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु, जिसे हम न्यूमरो वास्तु कहते हैं, कि अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास, तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से डिकोड कर सकते हैं कि उसके घर के कौन से जोन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जिसमें डीओबी बेस्ड वास्तु करेक्शन रहेंगे, प्लांट एंड डायरेक्शंस रहेंगे, उसके रिलेशन रहेंगे, प्लैनेट और उसके डायरेक्शन के रिलेशन हम देखेंगे। नेम, हाउस नंबर को कैसे करेक्ट करना है वो देखेंगे। पर्सनल एनर्जी अलाइनमेंट कैसे हमें देखनी है घर में, वो सीखेंगे। केस स्टडीज लेंगे, आफ्टर एंड बिफोर की केस स्टडीज लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे। क्लाइंट केस हैंडलिंग लेंगे, मिस्टेक क्या बिगिनर जो होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं वो सीखेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट है इस कोर्स का, वो है एडवांस रेमेडीज, साइंटिफिकल एंड प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको सिखाया कि आपको इसे डिकोड कैसे करना है, वो भी सिखाएंगे कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जो आपने आज तक नहीं दी थी, तो उसे डिकोड करना आप खुद से भी सीखेंगे। ठीक है, और हमारा ग्रुप भी रहेगा जहां पर हम डिस्कशन भी करेंगे। विदाउट डिमोलिशन रेमेडीज रहेगी, कलर थेरापी रहेगी, साउंड एंड मंत्र, एलिमेंट बैलेंसिंग, स्पेस सर्जरी, स्पेस एक्सटेंशन, एक्टिवेशन, ओके, प्योरीफाइंग टेक्निक रहेगी। स्पेस प्योरीफाइंग टेक्निक की जगह को आपको प्योरीफाई कैसे करना है, ओके। एम्पलीफायर टेक्निक रहेगी आपकी, उसमें रेमेडीज में आपकी पिरामिड, मिरर्स, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स की रेमेडीज रहेगी। अगर आप एज अ कंसल्टेंट के तौर पर किसी के घर जा रहे हैं तो आपको विजिट कैसे करनी है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे करनी है, क्लाइंट के क्वेश्चनर्स को आंसरिंग कैसे करना है, जिससे आपको हाई कन्वर्जेशन रेशियो मिल सके।
रिपोर्ट मेकिंग फॉर्मेट रहेगा। ओके, और आपका जो एक्चुअल में बोनस है वो ये है कि आपको डिजिटल शक्ति चक्र प्लेस कैसे करना है, बार चार्ट फॉर्मूला कैसे रहेगा, टू होम द प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल, कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन, किसके नाम पे आपको घर लेना चाहिए। अगर 4 पर्सन है तो किसके नाम पे लेंगे, किस जगह की डायरेक्शन एंट्रेंस आपको मिल रही है, किसके नाम पे लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। चीट शीट फॉर अ प्लेसमेंट एंड रेमेडीज, मतलब कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए वो आपको एज एज अ बोनस मिलेगा। ठीक है, रेमेडीज की आपको चीट शीट मिलेगी। ई मेडिकल वास्तु बुक, बारग्राफ टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, और इस कोर्स की फीस रहेगी 5100 ओनली। जो कोई नहीं देता वो हम देता है, 100% मनी बैक गारंटी। ये कोर्स आज से शुरू हो चुका है, आज डे 1 है, इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही लाइन अप होगी। ठीक है, ये कोर्स आपका 2 से 3 महीना चलेगा। फर्स्ट आपका जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो एटलीस्ट 1.5 मंथ चलेगा, फिर प्रोफेशनल आएगा, वो 5100 इसकी फीस है, वो भी आपका 1.5 मंथ चलेगा, मतलब करीबन करीबन 3 मंथ तक ये कोर्स चलेगा। मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, जहां पर 3 दिन के बाद आपको वापस से रिविजन करके वापस से मंडे को आना है। ठीक है, लाइव क्लासेस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो ये फर्स्ट ट्रायल बैच था, हम कैसा पढ़ा रहे हैं ये आपको दिखाने के लिए कि आप कितना डिटेलिंग में सीखोगे। मैम ये प्रोफेशनल वास्तु है क्या? यस, इट्स अ प्रोफेशनल वास्तु। ठीक है, ओके, यस चिन्ना मैम। मैम वो सेकंड पार्ट भी दिखाई दीजिए मॉड्यूल का, एडवांस। ये जो पार्ट है, देखिए ये पार्ट है हमारे कोर्स का, पार्ट 1। इसके अंदर आप प्रोफेशनली वर्क कर पाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे भी आगे जाना है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए हमने पहले ये सारा एक ही में था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे और मुझे भी छुट्टियों में जाना है फैमिली के साथ घूमने के लिए, तो इसका कट आउट किया है, हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं। और जो अगर कोई फुल फीस पे करते हैं तो उनकी फीस हो जाएगी 9999, जो कि अभी से एडवांस्ड प्रोफेशनल बुक करवाना चाहे। यस। ठीक है, क्लियर। सो कितने लोग हैं जो अपनी जर्नी को एज अ प्रोफेशन बिल्ड करना चाहते हैं, जिसको अभी तक कंफ्यूजन थी, प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, यस, यस मीता मैम। यस मैम, मुझे तो करना ही है। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। पर मुझे लगा था आज मैं कर लूंगी, लेकिन जब वो मैसेज आया कि आज और एक वेबिनार है, इसलिए मैं रुक गई थी। ओके मैम, ओके, ठीक है। ओके, सो फैमिली मेंबर्स जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स शुरू हो चुका है। आज एडवांस लेवल का डे 1 था, जहां पर हमने वास्तु पुरुष की डिटेलिंग सीखी, और कल से स्ट्रिक्टली शुरू हो जाएगा हमारा डायरेक्शन एनालिसिस। ओके, पहले एनर्जी के बारे में सीखेंगे, फिर डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे, और डेली आपको कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ रेमेडीज पेड ग्रुप में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो आप लोगों के लिए आज की रेमेडीज रहेगी कि अगर आपको पता है कि आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, तो वहां पे आप एक कॉपर के वेसल में, ओके, कॉइन भर के अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप गोल्डन कलर का कोई भी बाउल भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में मनी फ्लो का इश्यू चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल ले सकते हैं व्हाइट या गोल्डन कलर का, और उसमें कुछ कॉइन्स भर के आप वेस्ट, घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो आज की हमारी डे 1 की ट्रायल बैच यहाँ पर फिनिश्ड होती है, कल से हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। मैम ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि कितने मतलब 3 महीने के क्लासेस तो ऑफलाइन हम कर ही नहीं सकते। यस, प्रैक्टिकल भी होगा।
यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सीखोगे, और प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोफेशनली आगे ही, अभी ये बेसिक नहीं है। देखिए एडवांस कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो बिना प्रैक्टिकल के कैसे वो करोगे। यस, ठीक है। ये आप लोगों को बीच में गैप दिया है, 3 डेज वीक में हमारी क्लासेस रहेंगी। बाकी के 4 डेज आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है, जो भी क्लास में सीखा है उसको रिवाइज करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ओके। यस, जब आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रैक्टिस करने में इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन रेज करोगे और हम लोग आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड। करेक्ट। ओके, सो फैमिली मेंबर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। और एनी आज के कंफ्यूजन? क्लास के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? यस वैशाली मैम। वैसा नहीं। मैम जैसे अभी कल से जो क्लास करते हैं उसके बाद अगर हमको इस क्लास में इस सेशन में अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट सेशन जब भी आपका आएगा तो उसमें भी। मैम जब भी कोई सेशन शुरू होगा ना, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक जो सीखा है वो समझ में आया। अगर नहीं आया तो पहले वो हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। ठीक है। और मीता मैम तो हमारे क्लास में थे, उनको एक्सपीरियंस है। यस मीता मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि मैंने मैम के 2-3 क्लास कर चुकी हूँ और सारी क्लासेस बहुत अच्छे रहे। और जैसे कि आज आपने देखा कि एकदम जैसे हम अपने बच्चों को डालते हैं ना क्रैश कोर्स, उस तरीके से मैम ने सिखाया है कि एक कैसे लिखना है, स्लैश लाइन कैसे डालना है। तो इस तरीके से शुरू होता है, तो जनरली सभी के समझ में आ जाता है, इजी लैंग्वेज है। और फिर भी कहीं आप लोग अटकते हो तो आप हैंड रेस करते हो तो मैम आपका डाउट जरूर क्लियर करती है, उसके बाद ही आगे बढ़ती है क्लास। तो आप निश्चिंत रहिए, सभी को आएगा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मैम मुझे एक चीज कहनी थी, क्या हमें लिखते लिखते कई बार चीजें छूट जाती, तो कुछ नोट्स भी मिलते रहेंगे? मैम देखिए, नोट्स तो मिलेंगे आपको, बट अगर आपकी कोई चीज छूट जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हम रिसर्च से भी बताते हैं। जैसे कि आज मैम ने हिस्ट्री बहुत सारी बताई। ओके, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग के लिए आपको, आपके पास 4 डेज है। ओके, तो उसमें से आप एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं। यस, क्योंकि ओके। देखिए जो भी चीजें मैंने आपको आज बताई वो सारी हमने एज अ फोटोग्राफ ली है, पीपीटी में ली है। लेकिन पीडीएफ का क्या होता है, कई बार है ना शेयर हो जाती है। और इसीलिए जो भी रिसर्च वर्क है, ठीक है, रेमेडीज भी इसीलिए बहुत खास होती है। वो हम लोग आपको कैसे, मतलब कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके देते हैं, उसका रीजन ही यही है कि जो खुद की रिसर्च होती है उस वजह से। ठीक है, समझ में आई आज की क्लास? यस ध्वनि मैम। मतलब ये सिखाने की बात आई तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। माई सेल्फ ध्वनि पटेल फ्रॉम सूरत। मतलब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दिस टू मेंटर, थैंक यू। क्योंकि दिस टू मेंटर आर दी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। क्योंकि थैंक यू। थैंक यू। मतलब कि मेरे लिए बेस्ट की डेफिनेशन, मतलब बेस्ट इज नॉट, बेस्ट की डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि जस्ट अ गुड। मतलब जो लाइव क्लास थी वास्तु फाउंडेशन की, तो वो मैंने एक बार नहीं 2 बार अटेंड की। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज मेरे कान नहीं सुनते, मेरा माइंड सुनता है और मेरे माइंड में फिट हो गई है। थैंक यू। तो जो मैं सीखूं, आज सीखूं कल सीखूं, जितना भी सीखूं आपके पास सीखूं। तो थैंक यू थैंक्स मैम, अ लॉट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे यही जो आप कहते इंजॉय कर हैं रहे हो? एप्रिसिएशन यस। और रिसर्च करने के लिए हमें इंस्पायर करती है। यस, मैं वही तो बता रही हूँ कि इतना डिटेल में देखो, फर्स्ट क्लास में ना आपको क्या सिखाते कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और बता देते हैं कि इतने इतने हमारे जोन है, तो पर इतनी डिटेलिंग कि हमारे हर एक एविडेंस। अभी चलो आप कहीं पर भी गए और आपको ये सारी बुक्स मिली, और आपको तो पता ही नहीं कि इस बुक्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है, बट ये रेफरेंस आपको पता चलेगा कि हमारे वास्तुशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, कौन सी बुक में किस तरीके की आपको डिटेलिंग मिलेगी। ये सारी चीजें आज हमने आपको सिखाई। ठीक है, सो मैम मैं अगर डेफिनेटली बता सकती हूँ। यस मैम।
एक मिनट, मैं आप लोगों को ये वर्ड्स शेयर करना चाहूंगी। अगर मेरी स्क्रीन दिख जाए तो एक बार बता देना। यस मैम, मैम शो हो रही है। हो रही है? जस्ट ये देखिए, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, हालांकि गुजराती में। मतलब ये मैंने पूरा डिटेल लिया था, सर्च किया था खुद से, बुक्स में से निकाल कर, और मैं आपको सारी बुक्स भी दिखाना चाहूंगी। ये जो है वास्तु पुरुष की जो बुक है, उसका मैंने पिक्चर लिया था। मैम थोड़ा सा जूम करेंगे, और अच्छा। इस पेज को ना हम पेड ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि हमारे जितने ये भी विश्वकर्मा कमेंट। प्रकाश जी जो बुक है, उससे पिक्चर निकाला है। और जो मैंने आपको पूरी लीनिएज बताई ना, देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो 18th जो ऋषि के बारे में मैं आपको बता रही थी। यस। और ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसर्च किया है स्टार्टिंग से, मतलब यही चल रही है। तभी तो शायद आज इतना अच्छा समझा पा रहे हैं। यस, परफेक्ट मैम, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही आप लोगों को बहुत, जो भी चीज, क्योंकि मैं ऐसे ही सीखी हूँ, जो मैंने फेस किया है मेरी जर्नी स्टार्टिंग में, जहां जहां मुझे ऑब्स्टेकल्स आए, मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, कोई चीजें मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी। और हर चीज को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइंटिफिक वे से भी देखना, लॉजिकली भी देखना, कि अगर कोई चीज इस तरह से काम कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए वाई। और जब तक हमें हमारे वाई का सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, तब तक हम लोग बिना जाने उस रेमेडी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए और अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। और रिसर्च करना है तो ऑथेंटिक सोर्सेज से करना चाहिए। करेक्ट, अगर ऑथेंटिक सोर्स नहीं होंगे तो आपकी रेमेडीज कोई वर्क नहीं करेगी, और अगर आपको कोई रेमेडीज करनी है तो उसका टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड करना और देखना, और वो रेमेडीज कितना इफेक्ट कर रही है वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बिना हमें रेमेडीज करनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा कि रेमेडीज कर देते हैं, पर वो कितनी इफेक्टिव है, वर्क करेगी भी या नहीं, वो भी देखना जरूरी है। राइट। यस भावना मैम, कैसे हैं आप? कौन से नंबर पे अभी ये 5,000 करने हैं? सो कैन यू मैम जस्ट सभी लोगों के लिए ना मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ, आप लोग एक बार से अपने ये ग्रुप confirm में कर। कर दो ना, मंडे रेमेडीज जी वाले जी में। जी, ठीक है। वहां हाँ, पर आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा कि क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर चलिए। ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें कंटेंट मिल जाएगा ना मैम? जी 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 मैम। जी, थैंक यू सो मच। एंड ये आई समझ मीन में आई नहीं डोंट नो, आया। कितने, कोई भी नया नहीं होगा निशा जी, आप ईशा आपके ग्रुप में, बिकॉज वी कीप डूइंग ऑल द प्रोग्राम्स विथ यू यस and मैम। we don't like to miss, but it's only because of the time constraints. Good, you bifurcated, and we don't want to do professional, but we want to learn. So basic हमारे घर में, बच्चों के घर में जो कर सके वो तो करना ही चाहिए सबको। यस। And who could be better than you? And you have got a great partner in her. And really, I must have learned Vastu, but I have left every courses halfway. But nothing like you and her. This Viru Jayu ki jodi is marvelous and one of the best we थैंक have यू ever मैम, got. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, जी चलिए आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। यस मैम। ये कोई मैसेज है, लेकिन मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। 1 सेकेंड रह गया, क्या क्या रह गया? क्वेश्चन सेकंड रह गया, पता नहीं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? कौन है ये आर से रजिस्टर? एनीवेज, हम उन्हीं के क्वेश्चन ले पाएंगे जिनके कैमरास ऑन होंगे, और सारी चीजें आपको कल से ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएंगी। सो अभी तक आपने अगर इस जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी गोल्डन चांस है, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, सो फिर मिलता है कल की डे 2 की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे ऑल ऑफ यू। राधे 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 राधे। मैम, राधे राधे।